नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है। और अब उन्होंने यह कहा है कि राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की संपत्ति बचाने के लिए ही एस्टेट ड्यूटी टैक्स हटाया था। यह उनका आरोप है कांग्रेस के ऊपर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह चुनाव सिर्फ बयानों की वजह से नहीं, बल्कि मौसम की वजह से भी बहुत गर्म हो चुका है। यह अब तक का सबसे लंबा चुनाव होने वाला है और सोचने वाली बात यह है कि कल की वोटिंग के बाद अगले दौर की वोटिंग में अब 11 दिन का लंबा अंतराल है। और आखिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जिसमें मैंने उनसे चुनाव प्रचार में मंगलसूत्र की एंट्री के बारे में पूछा है और उनसे यह भी पूछा है कि क्या वाकई एनडीए 400 के पार जाएगा और बीजेपी क्या वाकई 370 सीटें जीतने वाली है या नहीं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को टैक्स से बचाने के लिए उनके पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एस्टेट ड्यूटी एक्ट को खत्म किया था। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर भारत में चर्चा कराने का जो बयान दिया था, उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है और यह दावा गलत है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के लोगों की भलाई के लिए एस्टेट ड्यूटी एक्ट को समाप्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को विरासत में मिली उनकी संपत्ति पर एस्टेट ड्यूटी टैक्स लगाया जाना था और इसी टैक्स से बचने के लिए राजीव गांधी ने अपनी सरकार के पहले ही बजट में इस टैक्स से जुड़े तमाम प्रावधानों को समाप्त किया और इस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी की संपत्ति को विरासत टैक्स से बचा लिया था। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई
जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं वो यही है कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स की वापसी होगी। क्या आने वाले समय में ये टैक्स वापस आ जाएगा और इससे भारत के हर परिवार पर असर पड़ेगा? क्योंकि परिवार में अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है, माता पिता में से किसी की अगर मृत्यु होती है, तो वो अपने परिवार के पीछे जो संपत्ति छोड़कर जाएगा उसमें सरकार एक बड़ा टैक्स लगाएगी और वो टैक्स उन सब लोगों से वसूला जाएगा। लेकिन उन्होंने आज इंदिरा गांधी के बारे में यह जिक्र किया क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर गई थी और टैक्स से बचने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने इस कानून को ही समाप्त कर दिया। तो आज मैं 2 मई 1985 को यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये एक अखबार है यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में छपे एक लेख की कॉपी अपने साथ लाया हूं और इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि एस्टेट ड्यूटी एक्ट के समाप्त होने से इंदिरा गांधी से उनके परिवार को विरासत में मिली संपत्ति पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस लेख के मुताबिक इंदिरा गांधी के पास कुल मिलाकर 1,75,000 यूएस डॉलर्स यानी लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति थी। 20 लाख रुपए उस जमाने में। और इस संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन्होंने अपनी हत्या से 3 साल पहले ही वर्ष 1981 में अपनी एक विल बनवाकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसे मई 1985 में सार्वजनिक किया गया। इस वसीयत में इंदिरा गांधी ने अपनी लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति, जिसमें एक फार्म हाउस था, कुछ सोना था, घड़ियां थीं, एक कार और कुछ कृषि भूमि थी, उसे उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच बराबर बांटने की घोषणा की थी। तो देखिए, उनके 3 पोते पोतियां थे, राहुल गांधी, प्रियंका और वरुण गांधी, और उन तीनों में वो अपनी इस वसीयत के मुताबिक तीनों में अपनी संपत्ति को बराबर बांट कर गई। और इसी वसीयत को मई 1985 में अदालत में सुनवाई के बाद सार्वजनिक किया गया। अब 1985 मतलब जब उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, यानी एस्टेट ड्यूटी एक्ट के समाप्त होने के 2 महीने के बाद इंदिरा गांधी की संपत्ति सार्वजनिक हुई। और इस लेख में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह कानून 1 अप्रैल 1985 से निष्क्रिय हो गया है, इसलिए इंदिरा गांधी की संपत्ति पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बता देता हूं। इसकी हेडलाइन कहती है, इंदिरा गांधी लेफ्ट एस्टेट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और लिखा है, स्लेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी's will was made public on Thursday and showed that she left her entire estate valued at about US dollars 1,75,000 to her 3 grandchildren. और आखिर में इसमें यह भी लिखा है, under a finance bill that took effect on April 1st, all death duties in India have been abolished and no inheritance tax will be assessed on the Gandhi estate. तो ये भी कहते हैं कि ये कानून क्योंकि 1 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, गांधी परिवार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज बड़ा सवाल यह है कि जब यह टैक्स वर्ष 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के जमाने से ही हमारे देश में लागू था, तो इसे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ही वर्ष 1985 में क्यों समाप्त किया गया? टाइमिंग अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें तो टाइमिंग से समझ में आ जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और अगले ही साल उनकी वसीयत के सार्वजनिक होने के समय पहले इस कानून को हटा लिया जाता है। उस समय के अखबारों में छपे कई लेखों में यह बताया गया कि इंदिरा गांधी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी और अगर इतनी कम संपत्ति पर भी 15 से 55% के बीच टैक्स लगता तो इस संपत्ति में राहुल गांधी, प्रियंका और वरुण गांधी के लिए कुछ बचता ही नहीं, इतना टैक्स चला जाता। और आरोप है कि इसीलिए राजीव गांधी ने अपनी सरकार बनते ही पहले बजट में सबसे पहले इस कानून को समाप्त किया और इंदिरा गांधी की संपत्ति पर इस टैक्स को लागू होने से बचा लिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है।
अब आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस का पक्ष यह है कि उस समय के वित्त मंत्री वीपी सिंह के बजट भाषण को कांग्रेस ने पढ़ा और पढ़कर यह बताया कि इस टैक्स का इंदिरा गांधी की संपत्ति से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि इस बजट भाषण में वीपी सिंह ने यह कहा था कि वो 16 मार्च 1985 या उसके बाद होने वाली मौतों पर इस टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं, जबकि इंदिरा गांधी की हत्या तो 31 अक्टूबर 1984 को ही हो चुकी थी। साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है, और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया, और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। आज हमारे देश में दो शब्द बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, और ये शब्द हैं नामदार और कामदार। कल 53 वर्ष के राहुल गांधी ने अपने से 20 वर्ष बड़े 73 वर्ष के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन पर काफी विवाद हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें कुछ नेता इसी तरह से ठोकर मारते आए हैं, और क्योंकि वो कामदार हैं इसलिए नामदार उनका अपमान पहले भी करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं ये तो नामदार हैं और प्रधानमंत्री मोदी कामदार हैं, और नामदारों ने तो हमेशा से ही कामदारों का ऐसे ही अपमान किया है। तो अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान और फिर उस पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब एक साथ सुनवाएंगे। और आपसे पहले हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी का बयान सुनने से पहले आप उनकी भाषा पर थोड़ी नजर डालिएगा, भाषा को ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या आप इस तरह की भाषा को पसंद करेंगे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो दोनों नेता हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से 20 साल छोटे हैं, कम से कम 20 साल छोटे। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो ये कहती है कि
उम्र में हमसे कोई बड़ा होता है तो हम हमेशा इज्जत से पेश आते हैं, तो वो इज्जत, वो सम्मान राहुल गांधी की भाषा में दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी उनसे 20 साल बड़े तो हैं ही, यानी संस्कारों के हिसाब से उनका सम्मान उम्र के लिहाज से भी करना चाहिए, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? ये एक दो बड़ी बातें। अब दोनों में अंतर समझिए। उम्र का अंतर तो है ही 20 साल का। एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि राहुल गांधी की पिछली 3 पीढ़ियां भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके पिता भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, और फिर उनके नाना जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं, जहां उन्होंने सत्ता की जो ताकत है उसे देखा है, विदेशों में पढ़ाई की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। वो स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, बहुत गरीबी से संघर्ष करके यहां तक पहुंचे, और इन दोनों में ये एक फर्क माना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज वही कहा, कामदार और नामदार का जो फर्क बताया, और वो कहा कि मुझे तो आदत है कि इस तरह के जो बड़े लोग हैं वो हमेशा से ही मेरा अपमान करते आए हैं। और तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जब से पहले चरण की वोटिंग हुई और उसमें यह पता चला कि वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है पहले के मुकाबले, तो लोगों ने यह सोच लिया कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये कम वोटिंग का मतलब यह है कि बीजेपी को इस चुनाव में पहले चरण में नुकसान हो रहा है, लोग बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं और बीजेपी की स्थिति खराब है। और एक अफवाह पूरे देश में फैलने लगी, और वो ये कि बीजेपी हार रही है और विपक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि विपक्ष की भी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चुनाव में इस तरह का प्रचार और दुष्प्रचार होता रहता है। हर पार्टी अपने लिए यही कहती है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर अब यकीन कर चुके हैं, और शायद राहुल गांधी भी इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी हारने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अभी से ही, एक चरण के बाद ही राहुल गांधी ने यह मान लिया है। और राहुल गांधी अति उत्साह में, अगर आप देखेंगे उनके हाल के 2-3, खास तौर पर पहले चरण की वोटिंग के बाद अगर आप राहुल गांधी के बयानों को देखें तो आपको उनमें एक जबरदस्त नया उत्साह दिखाई देगा। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह उतनी अच्छी बात नहीं है। और अति उत्साह में अब उन्होंने भाषा पर जो उनका संयम है उसे भी खो दिया है। हम उनसे बस यही कहेंगे, हो सकता है वो जीत रहे हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हें सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। तब भी उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और तब भी उन्हें सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो जीत भी जाएं तो भी, अभी तो जीते नहीं हैं, अभी तो एक चरण का ही चुनाव हुआ है और उसी में राहुल गांधी इस तरह की भाषा पर उतर आए हैं। इसे हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, ये तू तड़ाक की भाषा होती है, जिसमें लोगों को, अपने से बड़े लोगों को भी तू कहकर बुलाया जाता है, और ये सम्माननीय भाषा हमारे यहां नहीं मानी जाती। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि राहुल गांधी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 4 जून तक इंतजार कर लीजिए, फिर जब वो प्रधानमंत्री पद की ओथ लेंगे उसके बाद फिर वो ये सब कर सकते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों को लेकर चुनाव आयोग को जो शिकायतें भेजी थी और कहा था कि यह हेट स्पीच है, अब उन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और चुनाव आयोग ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस दिया है और उन्हें 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों में बांटने का जो आरोप लगाया था, वो बयान धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने वाला बयान था, यानी ये हेट स्पीच था। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के आधार पर लोगों को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास किया था और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। और अब इन्हीं शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को एक एक नोटिस जारी कर दिया है और अब हम ये देखेंगे कि 29 तारीख को बीजेपी क्या कहती है इस नोटिस के जवाब में,
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे राहुल गांधी के इस बयान का बचाव करते हैं। हालांकि इस नोटिस के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा कि विपक्ष खुद को भगवान श्री राम से भी बड़ा मानता है और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक खास वर्ग के वोट बैंक के लिए राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था, स्वीकार नहीं किया था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हुई कि नहीं हुई? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया। लो भाई, ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है, वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब हम आपको आज का सबसे बड़ा चुनावी इंटरव्यू दिखाएंगे और ये इंटरव्यू है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। ये उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू है जिसमें मैंने उनसे चुनाव प्रचार के दौरान मंगलसूत्र की एंट्री से लेकर 400 पार के नारे और पहले चरण में हुई कम वोटिंग पर वो सारे सवाल पूछे हैं जो देश के लोगों के मन में, आप सबके मन में भी इस समय जरूर होंगे। ये पूरा इंटरव्यू हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आज उस इंटरव्यू का एक छोटा अंश हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इस समय भारत में चल रहा है और चुनावों के बीच आज एक मेगा और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ और यह इंटरव्यू ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। नड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो यही है कि जो फर्स्ट फेज रहा
उसके बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है कि क्योंकि वोटिंग लो रही, ये फेज बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के लिए ये फेज 2019 से ज़्यादा अच्छा रहा है, और जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स सुबह से ही वोटिंग के लिए निकल गए और उन सब लोगों ने वोट डाला। ये ज़रूर बात है कि हमारे विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से वोट डालना चाहिए था और जिस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए था, शायद वो नहीं लड़ पाए। इस कारण से वोटिंग परसेंटेज पर तो असर पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में ही सारे का सारा अच्छे तरीके से भुगता है, और हमारे यहाँ इस सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था भी होती है। और जो मैं देखता हूँ उसमें से आपके चैनल पर भी मैंने देखा, और प्राय सभी चैनलों में आपने विपक्ष के बूथ को देखा होगा। पोलिंग एजेंट दोपहर तक उठ गए, वो वहाँ थे नहीं, आपने ही बहुत से, आपके चैनल ने उन सब चीज़ों को दिखाया। तो उनके तरफ से जिस तरीके का रिस्पांस आया वो ज़रूर इस प्रकार का रहा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए फेस बहुत अच्छा रहा है, वेरी इनकरेजिंग रहा है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही। क्यों? क्योंकि वहाँ बदलाव की भी इच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, और वहाँ पर एक तरीके से वोट के लिए उनकी तरफ से भी प्रयास हुआ, और हमारी तरफ से तो था ही था। तो और वहाँ भी हम अच्छी वोट शेयर भी लेंगे और सीट शेयर भी लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम पिछले चुनाव से देखें तो ये फर्स्ट फेज अच्छा गया है। इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड स्लोली इलेक्शन इज गोइंग टू पिक अप। लेकिन पिछले कई दिनों से अब की बार 400 पार का नारा आपकी रैलीज में सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं है। आपने उस नारे को अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पे रख लिया है, या नहीं, अभी भी आप उस पर बरकरार हैं कि अब की बार 400 पार होगा? न होल्ड पर है, न रोका है, बरकरार है, और पूर्ण तीव्र गति से है। कल के अगर आप मेरी ही रैली को उठा लें तो ये नारे मैंने ही लगवाए हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और लोगों ने नारे लगाए हैं। इसलिए पार्टी के स्ट्रैटेजी के दृष्टि से, या पार्टी के कार्य करने की दृष्टि से, या पार्टी के कैंपेनिंग की दृष्टि से हम 400 पार पर टिके हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं, और उसके तरफ हम पूरी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। 102 सीटों पर चुनाव के बाद आप अभी भी ये मेंटेन करते हैं कि 370 और 400 का जो आपने आंकड़ा रखा था, बिल्कुल ये आप अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल, इसको और अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और मुझे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और विशेष करके मोदी जी के पक्ष में, बहुत एक तरीके से लोगों ने मन बना लिया है। उनका दे हैव डिसाइडेड, दे हैव ओनली टू इम्प्लीमेंट इट। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उसको क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए। ये मैंने इसलिए आपसे मैंने पूछा कि जो इस बार वोटिंग कम रही वो उन सब क्षेत्रों में और राज्यों में कम रही जहां आपका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। देखिए, सबसे कम वोटिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में रही है। अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो बिहार में सबसे कम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो 7.2% पहले के मुकाबले कम रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे वो राज्य हैं जहां ये आपके स्ट्रांग होल्ड, जहां आप पूरे में से पूरे सीट लेते आए हैं, वहां वोटर का ना निकलना, इससे आपको नुकसान होता है या विपक्ष को नुकसान होता है? कौन वोटर नहीं निकला? उनका वोटर नहीं निकला, हमारा वोटर पूरा निकला है, पूरे का पूरा। और यही तो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। ये आप मेरी बात को की तायद कर रहे हैं, आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां विपक्ष बिल्कुल बिखर गया, विपक्ष चुनाव में ही मैदान में नहीं रहा। आपने मध्य प्रदेश की बात की जी। मध्य प्रदेश में हमको किसी सीट पर दिख ही नहीं रहा था कि कोई फाइट हो रही है, पता करना पड़ता था कि कैंडिडेट कौन। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो विरोधी वोट है, जब वो नहीं निकलेगा तो परसेंटेज तो कम होगी। लेकिन ये सब स्टेट्स वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने वाली पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, वो एक तरीके से बिखर सी गई, और उन्होंने इलेक्शन को जिस तरीके से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े हैं, और इस कारण से इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोग, हमारा वोटर
पूरी मुस्तैदी से उसने सुबह सुबह ही लंबी कतारें लगा करके वोट अपना दिया है। पर देखिए, अगर इतनी बढ़िया स्थिति बीजेपी के लिए है तो फर्स्ट फेज के बाद प्रधानमंत्री मोदी को ये मुस्लिम का मुद्दा, मुस्लिम कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये मंगलसूत्र का मुद्दा, ये उठाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की डिविजिव पॉलिटिक्स है और जो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और उसको बहुत गार्डेड तरीके से, बहुत शातिर तरीके से रखने का प्रयास है, देश को एक मुसीबत की तरफ धकेलने का प्रयास है, इसके खिलाफ बोलना है कि नहीं बोलना है? और मैनिफेस्टो की बातें निकलते निकलते और उसका विश्लेषण होते होते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। नहीं, पर ये तो आप फर्स्ट फेज में भी बात बोल सकते थे, चुनाव से पहले भी बोल सकते थे। मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद मेरा एग्जैक्ट सवाल ये है कि क्या ये पैनिक बटन दबाया है आपने और प्रधानमंत्री ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैनिक बटन नहीं है। विपक्ष के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना, इनका इविल डिजाइन क्या है, इनका जो एक गलत, देश के लिए गलत साबित होने वाला वह डिजाइन क्या है और वो कितने अच्छे शब्दों में परोस करके रखा गया है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी तो बताना आवश्यक है। आपने शुरुआत की इस कैंपेन की मोदी की गारंटी के थीम पर कि ये हमारा थीम रहेगा, लेकिन वो 19 अप्रैल के बाद मोदी की गारंटी की बजाय अब मुस्लिम और मंगलसूत्र पर आ गया। ये सोच समझकर आपने किया था, ये रणनीति है या जैसे मैंने कहा ये अचानक से आपने गियर शिफ्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वन आफ्टर अनदर, पहले हम अपने पॉजिटिव नोट्स की सारी चीजें रखते हैं और वो हमने रखी है। मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी, और ये सेंट्रल थीम है। इसी थीम पर भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सुधीर जी, जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है उसके मंशा क्या है, उसके मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, ये भी तो अभी 7 फेज का चुनाव है, इसमें इसको अनफोल्ड करना है कि नहीं करना है। तो इसके अनफोल्डमेंट का टाइम शुरू हुआ, तो वो अनफोल्डमेंट का एक प्रोसेस ये है जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से ये समाज को बांटने के और खंडित करने का प्रयास भी है और किसी एक को लाभ पहुंचाते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने का डिविजिव पॉलिटिक्स का भी विचार है। कांग्रेस कह रही है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, और बीजेपी कह रही है मुसलमान, तो ये दोनों एक हैं या ये अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। हम मुस्लिम क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस की माइनॉरिटीज्म का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। उन्होंने आज तक कोई भी वाक्य और कोई भी कार्यक्रम कोई जैनियों के लिए, कोई पारसी के लिए, कोई सिख के लिए, कोई किसी और के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लें तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां वो सीए का विरोध कर रहे हैं। तो सीए का विरोध कर रहे हैं मतलब पारसी का विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन का विरोध कर रहे हैं, जैन का विरोध कर रहे हैं, सिख का विरोध कर रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि आपके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है। दिस इज द ओनली मीनिंग, यही मतलब निकल करके आता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण को आप माइनॉरिटीज्म बोलते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग मानते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम, कोई भी स्कीम उठा करके देखिए, सारी स्कीम, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी स्कीम उठाकर देखिए, हर जाति को, हर पंथ को, हर मजहब को, हर को यह स्कीम मिली है। बिल्कुल यही बात। लेकिन इसलिए हम न माइनॉरिटिज्म की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। ये अलग अलग धागे निकाल करके समाज को, फैब्रिक को डिस्टर्ब करना, ये कांग्रेस की मानसिकता। जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की मानसिकता में मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वह देश के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी ऐसे विषयों को उठाने में पीछे नहीं रहते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करता है। लेकिन प्रधानमंत्री और जो सोसाइटी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष में आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया, और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही,
और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप सुधीर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना यह हमारी जिम्मेवारी होती है और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपकी नीयत जो में खोट है, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। जी, वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इस पर क्या लिखा है उन्होंने? वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। एक जगह यह लिखा है, प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो हमने भी ये पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि मैंने कहा ना कि आज दिन तक उन्होंने कभी अदर माइनॉरिटीज की चर्चा की? कभी उन्होंने अदर माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोग्राम चलाया क्या? और मैंने आपको सीए के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि उनका प्रयास हमेशा इस बात के लिए रहा है कि माइनॉरिटीज्म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो इसको वोट बैंक की तरह देखते हैं और उनको कोई उनसे कोई लगाव है या मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मुस्लिम भाइयों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। इस इंटरव्यू का बाकी का हिस्सा हम आपको कल दिखाएंगे, लेकिन इस इंटरव्यू में मैंने वो सारे सवाल पूछने की कोशिश की है जो आप सबके दिमाग में होंगे और आप सब भी शायद ये सवाल, इनके जवाब जानना चाहते होंगे। तो इस इंटरव्यू को पूरा जब ये आएगा तो जरूर देखिएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव इतने लंबे और इतने गर्म क्यों हैं, और क्या इस बार चुनावों की डेट शीट तैयार करते हुए चुनाव आयोग से कोई गलती हुई है? क्योंकि देखिए, पूरे देश में यह बहस चल रही है कि पहले फेज के चुनाव में इतना वोटर टर्नआउट है, वोटिंग इतनी कम क्यों रही, लोग अपने घरों से निकले क्यों नहीं? कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 20 सीटें अकेले केरल से हैं और पिछली बार केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अगर केरल की सीटों को हटा दें तो पिछली बार दूसरे चरण की 68 में से 53 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और इस चरण में उसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि कांग्रेस के लिए भी यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था। पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने जो 52 लोकसभा सीटें जीती थी, उनमें से 1/3 यानी 18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इसी दूसरे चरण में जीती थी और इसीलिए कल होने वाली वोटिंग कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कल जहां जहां वोटिंग हो रही है उनमें से बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां जो मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती हैं। और जैसा कि अभी तक पोजीशन आपने देखी है वो यही है कि कांग्रेस लगातार माइनॉरिटीज और मुसलमानों के प्रति जो राजनीति करती आ रही है, हो सकता है कि कांग्रेस को कल उसका लाभ मिले। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले चरण की तरह भीषण गर्मी का असर कल होने वाली वोटिंग पर भी पड़ सकता है? क्या पहले की तरह कल भी कम वोटिंग होगी पिछले चुनाव के मुकाबले? क्या कल भी लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लॉन्ग वीकेंड पर चले जाएंगे? पहले चरण में जब ज्यादातर सीटों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच था, तब देश में 2019 के मुकाबले 3.8% वोटिंग कम हुई थी। लेकिन कल जिन 13 राज्यों के 18 सीटों पर वोटिंग होगी, वहां पहले चरण से भी ज्यादा भीषण गर्मी हो सकती है और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार। और यह भीषण गर्मी दूसरे चरण में भी मतदान की गति को प्रभावित कर सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में अधिकतम 43, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 42, बिहार और राजस्थान में 41, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना, यानी इन सब जगहों पर काफी गर्मी होगी और पहले चरण के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कल ज्यादा होगा। और इस भीषण गर्मी की वजह से अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में बिहार की बांका लोकसभा सीट पर वोटिंग का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है और अब बांका में गर्मी की वजह से लोग शाम 5 बजे की बजाय शाम 7 बजे तक वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि बाकी के चरणों में बिहार की दूसरी सीटों पर वोटिंग का समय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या वहां भी चुनाव आयोग को वोटिंग का समय नहीं बढ़ाना चाहिए? वर्ष 1951-52 के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव 44 दिनों में संपन्न होंगे, 44 दिन तक चलेंगे और यह सबसे लंबा चुनाव है। यह चुनाव जून तक खिंचने वाला है और यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि वर्ष 2014 में जब 10 चरणों का यानी 10 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ तब वो चुनाव 36 दिनों में समाप्त हो गया था, यानी 10 फेज का चुनाव 36 दिन में। लेकिन इस बार 7 चरणों का चुनाव कराने में चुनाव आयोग ने 44 दिन ले लिए हैं और इस बार के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसमें अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। आप जरा देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए ये लोकसभा चुनाव कब कब हुए हैं और हमने ये 3 चुनाव आपके सामने उनका आंकड़ा लिया है। 2014 में 10 चरणों में चुनाव हुआ था। चरण के हिसाब से 10 फेजेस थे। 7 अप्रैल को शुरू हुआ था और 22 मई को खत्म हो गया था। 12 मई को, माफ कीजिएगा, 12 मई को खत्म हो गया। अब देखिए इस बार 2014 में 7 अप्रैल को शुरू हुआ, इस बार हम 19 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं, तो पहले ही यहां कितनी देर लगा दी और 12 मई को तो ये चुनाव खत्म हो गया था। कितने दिन चला? 36 दिन, 36 डेज। अब देखिए 2019 पिछला चुनाव, ये 7 चरण में हुआ था और 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और 19 मई को खत्म हो गया था और ये 39 दिन तक ये चुनाव चला था, 39 डेज। तो पहला चला 2014 का 36 दिन, फिर चला 39 दिन और अब देखिए इस बार ये है 2024 का चुनाव जिसमें अब हम अभी हैं। ये भी 7 चरण का ही है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून तक ये चलेगा। कितने दिन? 44 दिन। 44 दिन बहुत बड़ा समय होता है और बात आज यही हो रही है कि अगर 2014 में हम 36 दिन में चुनाव करा सकते थे 10 चरणों का, तो 2024 में हम 44 दिन तक क्यों खींच रहे हैं? 1 जून भारत में ये ऐसा समय है जहां पर लोग अपने सारे काम टाल देते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो यहां आप देखिए, अब इस बार के चुनाव में बहुत ये लंबे हैं, बल्कि इस बार 2 चरणों के बीच वोटिंग का अंतर भी सबसे ज्यादा है। अब आपको मैं वोटिंग का अंतर दिखाता हूं। देखिए अब यहां अगर आप देखेंगे ये 2014 का चुनाव है और इसमें अंतर देखिए वोटिंग के कितने आ रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन, टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे ये है। और औसत अगर देखें 2 चरणों के बीच में जो अंतराल है उसका औसत है 3.9 दिन, 4 दिन मान सकते हैं आप, यानी हर चौथे दिन चुनाव हुआ, हर चौथे दिन वोटिंग हुई 2014 में। इसीलिए ये जो है जल्दी खत्म हो गया था। अब देखिए 2019 में जो अंतराल है, 2 फेजेस के बीच में जो अंतराल है औसत, वो हो गया 6.3 दिन। यहां देखिए 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 6, 7, ये अलग अलग फेजेस के बीच में कितने दिनों का गैप दिया जा रहा है, ये वो है। और अब देखिए 2024, इसमें पहला 19 अप्रैल को हुआ, 7 दिन का गैप, अब अगला 26 अप्रैल को होगा, फिर 11 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और औसत जो गैप है, जो अंतराल है 2 फेजेस के बीच में, वो है 7.2 दिन। ये औसत अंतर है 2 फेजेस के बीच में। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है ये कितना लंबा होने वाला है। और तीसरे चरण में जब 7 मई को वोटिंग होगी तब गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी और आप सोचिए कि 1 जून को क्या स्थिति होगी। ये कितनी बड़ी बात है।
और कल जब दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है, तब हम आपको विरासत टैक्स पर हो रहे राजनीतिक संघर्ष का एक पहलू और दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरासत टैक्स पर एक जमाने में खुद क्या कहा था। आज वो उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन अब तो जयराम रमेश खुद ही, अभी आप देख पाएंगे, वो खुद भी इस टैक्स की पैरवी कर रहे थे। देखिए, Transfer of assets to all private trusts will come under the ambit of taxation. Now we know in this country that private trusts are an instrument of transferring assets to succeeding generations. And I actually welcome this because ever since the abolition of estate duty in 1985, there has been a growing realization that India needs to move towards an inheritance tax. The number of millionaires, billionaires is increasing, inequality is increasing just as poverty is declining. अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में ज्यादातर नेता कार क्यों नहीं रखते, और यह ख्याल मुझे कैसे आया। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में मैंने एक कार्टून देखा और कार्टून में एक ड्राइवर अपने नेता से, या ये कह लीजिए कि एक नेता और नेता के ड्राइवर के बीच बातचीत हो रही है और नेताजी पूछ रहे हैं कि क्या सोच रहे हो, और ड्राइवर कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आपने अपने चुनावी एफिडेविट में अपनी संपत्ति की जो घोषणा की है वो संपत्ति तो मुझसे भी कम है, जितने पैसे की घोषणा आपने की है अपने एफिडेविट में वो तो मुझसे भी कम है, और ज्यादातर आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा मिलेगा भी। तो इससे ख्याल यह आया कि चुनावी एफिडेविट जरा अगर आप पढ़ेंगे नेताओं के तो पता चलेगा कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई कार नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में भी जाएंगे तो सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली कार खरीदने के बारे में सोचती है, और एक गाड़ी तो सभी लोग रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया कि वो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पास 65 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनके पास भी अपनी कोई कार नहीं है। इसी तरह राजनाथ सिंह ने भी अपने पिछली बार के चुनावी एफिडेविट में बताया कि उनके पास अपनी कोई निजी कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी पिछली बार के एफिडेविट में यह लिखा कि उनके पास भी अपनी कोई कार नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास भी अपनी कोई कार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास भी अपनी कार नहीं है, जो इस समय सांसद भी हैं और टीएमसी के महासचिव भी हैं। और कई उम्मीदवार तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पास भी कार नहीं है। जैसे तेलंगाना में बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं के विश्वेश्वर रेड्डी, उनकी संपत्ति जो उन्होंने डिक्लेयर की अपने एफिडेविट में वो है 4,568 करोड़ रुपए, फिर भी उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। इसी तरह मैसूर से बीजेपी ने यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को टिकट दिया है, जो मैसूर राजघराने के राजा हैं, लेकिन उनके पास भी अपनी कार नहीं है। लेकिन नेताओं के पास अपनी खुद की कार होती क्यों नहीं, जबकि वो तो हमेशा कार में ही जाते हैं, कार में ही दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, उनके पास कार तो जरूर होगी, लेकिन शायद वो किसी और के नाम होगी परिवार में, और इसलिए संपत्ति का ब्यौरा देते समय वो इसमें वो बताते नहीं है। तो ये कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो अक्सर संवैधानिक पदों पर रहते हैं, और संवैधानिक पदों पर रहते हुए उन्हें कार तो मिल ही जाती है, सरकारी गाड़ी मिल जाती है, और वो उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और अगर बड़े नेता हैं तो फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट बंदोबस्त कर देते होंगे। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है जो हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के पास आज भी अपनी गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन चलते वो गाड़ियों में ही हैं, लेकिन ये गाड़ियां हैं दूसरों की। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया का एक ही कायदा है, कदम उधर जिधर फायदा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी तरफ कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए बढ़ाते हैं। नमस्कार।